स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। हिंदी में इन्हें पारिस्थितिकीय स्तूप के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकोलॉजिकल पिरामिड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करेंगे आज इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। क्या है ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स, कितने प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, और अंत में हम डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं, उन पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। नंबर 1, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन के द्वारा ये इकोलॉजिकल पिरामिड कंस्ट्रक्ट किए गए, बनाए गए। और चार्ल्स एल्टन ने पहली बार पिरामिड ऑफ नंबर, जीव संख्या के पिरामिड का निर्माण किया। तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा पहली बार बनाए जाने के कारण इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए एक और शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बात जो डिस्कस करेंगे वो हम ये करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स है क्या, और आखिर इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक्चुअल में कि कहीं कोई एक इकोसिस्टम है, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, जलीय पारितंत्र हो, चाहे वो स्थलीय पारितंत्र हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो। उस इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल होते हैं, पोषक स्तर मौजूद होते हैं। तो इन पोषक स्तर का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफीय प्रतिरूपण है, इसी को इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से जाना जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम्स। कि कहीं कोई इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है, पोषण स्तर हैं, उनको अगर हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाएगा।
अब यहाँ ट्रॉफिक लेवल का मतलब है कुछ प्रोड्यूसर्स उत्पादक होते हैं इकोसिस्टम में, उपभोक्ता में हम देखते हैं कुछ हर्बीवोरस हैं यानी शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी कार्निवोरस होते हैं। तो ये पोषण स्तर है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से ट्रॉफिक पोजीशंस, ट्रॉफिक लेवल बनते हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल उत्पादक और उपभोक्ताओं के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड की। बेसिकली किसी इकोसिस्टम के लिए कितने प्रकार के ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए जाते हैं, इनकी बात हम करेंगे। तो किसी इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं ये 3 प्रकार के हैं। पहला जो है वो पिरामिड्स ऑफ नंबर, हिंदी में इन्हें जीव संख्या के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार के पिरामिड। तो दूसरे हैं आपके किसी इकोसिस्टम में जैव भार के पिरामिड, बायोमास के पिरामिड। और तीसरे प्रकार के जो पिरामिड है वो एनर्जी के, किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा के पिरामिड। तो एक इकोसिस्टम में बेसिकली 3 प्रकार के जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जीव संख्या के यानी नंबर के पिरामिड, बायोमास के पिरामिड यानी जैव भार के पिरामिड, और एनर्जी यानी ऊर्जा के पिरामिड्स। अब पहले नंबर से बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स से, जीव संख्या के पिरामिड की हम बात करेंगे। तो जीव संख्या के पिरामिड कैसे बनाए जाएंगे? तो जब भी हम कोई पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड का जो बॉटम है, आधार वाला भाग है, वहाँ हमेशा प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों को रखा जाता है। यानी जो पहला पोषण स्तर है वो बॉटम पर, आधार पर रहेगा। उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता यानी ये ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया, ये 1 था, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर इस तरह से तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ T मतलब ट्रॉफिक लेवल है, 1 2 3 4। तो जब भी एक पिरामिड बनाएंगे तो सबसे नीचे पहला पोषण स्तर, उसके ऊपर दूसरा पोषण स्तर, इस तरह से रखा जाता है। तो नंबर के पिरामिड में एक्चुअल में हम किसी इकोसिस्टम में जो अलग अलग पोषण स्तर है, ट्रॉफिक लेवल है, उन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर सदस्यों की, जीवों की संख्या कितनी है, उनका नंबर कितना है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे जनरली बात करूं मैं एक एग्जाम्पल लेकर, जैसे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हम करते हैं। एक जलीय पारितंत्र की बात अगर की जाती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात अगर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो उत्पादक है, ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये संख्या में सबसे ज़्यादा है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है T2, जो दूसरा पोषण स्तर है, इनकी संख्या T1 से थोड़ी कम है। और उत्तरोत्तर हम क्या देखते हैं कि जब हम लास्ट अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, जो बड़े आकार की एक मछली है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो हम क्या देखते हैं कि लगातार संख्या घटती जा रही है।
कि जितनी संख्या उत्पादकों की थी, प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या उससे कम है, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक से भी कम है और तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता से भी कम है। तो अगर इस प्रकार हम जीवों की संख्या को ग्राफीय रिप्रेजेंट करेंगे तो एक अपराइट, एक सीधा पिरामिड हमें प्राप्त होता है। तो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जलीय पारितंत्र में जो नंबर का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट या सीधा होता है। लेकिन हम बात करें एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, एक ट्री इकोसिस्टम की, एक वृक्ष पारितंत्र की अगर मैं बात करता हूं और वहां उस वृक्ष पारितंत्र के लिए अगर हम नंबर का पिरामिड बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा वो देखते हैं कि यहां पर प्रोड्यूसर के रूप में ट्री है, T1 हो गया ये। कुछ पक्षियों की प्रजातियां हैं, ये शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इन पक्षियों के ऊपर कुछ परजीवी कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता या तीसरा पोषण स्तर हो गया। और इन कीटों के शरीर पर भी कुछ और परजीवी हैं जो अंतिम उपभोक्ता का काम करते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस वृक्ष पारितंत्र में वृक्ष तो एक ही है संख्या में, लेकिन उस पर पक्षियों की संख्या ज्यादा, यानी उत्तरोत्तर कि जितनी संख्या उत्पादकों की नहीं है उससे अधिक संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं की है। जितने प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हैं उससे कई अधिक द्वितीयक उपभोक्ता हैं और जितने द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है उससे कई अधिक तृतीयक उपभोक्ता हैं। तो अगर हम एक वृक्ष पारितंत्र के लिए, एक ट्री इकोसिस्टम के लिए अगर हम जीव संख्या का पिरामिड बनाते हैं तो वो इन्वर्टेड या उल्टा बनता है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकला कि जीव संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है यानी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड उल्टा भी हो सकता है। तो दो उदाहरणों से हमने बात की कि जीव संख्या का पिरामिड सीधा कब होगा और उल्टा कब होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के पिरामिड की। यह है आपके बायोमास के पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। तो बात करते हैं जैव भार के पिरामिड के बारे में। अगर हम एक जैव भार के पिरामिड की बात करें तो ये एक्चुअल में बायोमास, जैव भार को प्रदर्शित करता है हर पोषण स्तर पर। जैसे यहाँ पर ये T1 है, ये T2, ये T3 और ये T4, ये 4 पोषण स्तर है। बनाने का क्रम वही रहेगा, सबसे नीचे उत्पादक रहेंगे, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता और उसके ऊपर तृतीयक उपभोक्ता। इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम हर पोषक स्तर पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो बायोमास है, जो जैव भार है, उसको प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात की है, टेरेस्ट्रियल की। तो ग्रासलैंड है, घास है, यहाँ पर प्राथमिक जो उत्पादक हैं या प्रोड्यूसर्स हैं। हिरण, खरगोश जैसे कुछ जंतु होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। उनके ऊपर सियार, लोमड़ी जैसे कुछ जंतु हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। और शेर जैसे जंतु होते हैं वो अंतिम या तृतीयक उपभोक्ता के रूप में होते हैं। तो लगातार हम क्या देखते हैं कि जैव भार कम होता जा रहा है, कि जितना जैव भार प्रोड्यूसर्स का है
उतना जैव भार उपभोक्ताओं का नहीं है। तो यहाँ पर लगातार जैव भार घट रहा है। इसलिए जब हम एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए बायोमास जैव भार का पिरामिड बनाते हैं तो वो हमेशा अपराइट सीधा बनता है। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, जलीय पारितंत्र के लिए। जलीय पारितंत्र में प्रोड्यूसर के रूप में प्लैंकटॉन्स, प्लवक होते हैं। उनके ऊपर कुछ मछलियां प्राथमिक उपभोक्ता हैं, कुछ और बड़ी मछलियां द्वितीयक उपभोक्ता है, आगे मगरमच्छ हो सकता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो प्राथमिक जो पोषण स्तर है, पहला ट्रॉफिक लेवल, जो उत्पादक है, प्लवक है, उनका जैव भार तो कुछ नहीं है, बहुत कम है। जबकि मछलियां जो दूसरा पोषक स्तर बना रही हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है, उनका जैव भार ज़्यादा है। जबकि द्वितीयक उपभोक्ताओं का जैव भार और बढ़ गया। तो ऐसे में हम एक जलीय पारितंत्र के लिए अगर पिरामिड बनाते हैं जैव भार का तो वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि जैव भार के पिरामिड भी उल्टे भी बन सकते हैं, इन्वर्टेड भी, और सीधे भी बन सकते हैं, अपराइट भी। तो जैव भार के पिरामिड उल्टे हो सकते हैं अथवा सीधे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के पिरामिड, जो एनर्जी के, ऊर्जा के पिरामिड हैं। एल्टन ने बताया कि जो ये 3 प्रकार के पिरामिड हैं, इनमें से केवल ऊर्जा के पिरामिड ही ऐसे हैं जो वास्तविक पिरामिड की आकृति में होते हैं। ओके, अगर हम एनर्जी के पिरामिड की बात करें तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, क्योंकि जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो एक इकोसिस्टम में उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादकों के पास है। अगले ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसमिट होती है, 90% तो ट्रांसमिट होती ही नहीं है। तो सबसे पहले लिंडमैन ने, स्लोबोडकिन ने एक पारिस्थितिकीय दशांश का नियम दिया, जिसे 10% का लॉ कहा जाता है, कि जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो अगले पोषक स्तर पर केवल इसका 10% ही ट्रांसफर होता है। इसलिए क्रमिक, जब हम ऊपर की ओर एक ट्रॉफिक लेवल से जैसे T1 से T2 तक गए तो केवल 10% एनर्जी ही गई, और आगे गए T2 से T3 तक तो भी T2 की T3 पर केवल 10% एनर्जी गई। तो उत्तरोत्तर एनर्जी घटती जाएगी। इस स्लाइड से आप देख पाओगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास इतनी एनर्जी है, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास इसका केवल 10% पहुंचा। द्वितीयक उपभोक्ताओं के पास प्राथमिक का भी 10% गया, तृतीयक के पास द्वितीयक का भी 10% गया, यानी एनर्जी लगातार घटती जाती है। इसको 10%, लिंडमैन ने 10% के नियम के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया था। तो लगातार एनर्जी घटती जाएगी, इसलिए एनर्जी के पिरामिड हमेशा अपराइट, सीधे ही बनते हैं। तो आज हमने 3 प्रकार के पिरामिड्स की बात की। जीव संख्या के पिरामिड जो उल्टे अथवा सीधे हो सकते हैं, जीव भार के पिरामिड वो भी उल्टे अथवा सीधे हो सकते हैं, और फिर ऊर्जा के पिरामिड ये हमेशा सीधे ही होते हैं। अब इन पिरामिड्स के महत्व तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं कि जब हम पिरामिड्स बनाते हैं तो हम केवल उत्पादक और उपभोक्ता का उपयोग लेते हैं। हम अपघटकों को, डीकंपोजर को इसमें सम्मिलित नहीं करते, जबकि डीकंपोजर अपघटक किसी भी इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसलिए जो सूचना मिलनी चाहिए वो सूचना प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कुछ क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।